हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉलीवुड हॉलीवुड। आज मैंने आपके लिए जो मूवी चूज की है वो थोड़ी सी लीक से हटकर है। ये मार्च 2021 में रिलीज हुई एक नेशनल ज्योग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है क्रिस्टीना कॉन्स्टेंटिनी ने। ये 5 ऐसे स्टूडेंट्स की कहानी है जिन्होंने $100,000 का ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2019 को पाने के लिए कॉम्पीट किया था। इस मूवी में एक पॉजिटिव मैसेज दिया गया है और इस कंपटीशन में 51 कंट्रीज के टॉप स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। वो अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन सभी स्टूडेंट्स में से इस फिल्म को बनाने के लिए 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया और इस मूवी में उन्हीं 5 स्टूडेंट की स्ट्रगल, आइडियाज और उनकी कहानी को बताया गया है कि कैसे वो 5 लोग इस दुनिया में विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी सिर्फ अपनी सोच और मेहनत से एक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। उन 5 स्टूडेंट्स का परिवेश, अपब्रिंगिंग और बैकग्राउंड अलग अलग है। उन 5 ने ही कई समस्याओं का सामना किया है जिनमें मेनली गरीबी, क्लाइमेटिक चेंजेस और सामाजिक अशांति भी शामिल है। 5 ने अपनी समस्याओं को किनारे करने के बाद एक नई उम्मीद से दुनिया में नए प्रोजेक्ट को शुरू किया। तो मूवी की ओर बढ़ने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये डॉक्यूमेंट्री 5 बच्चों के साहस और दृढ़ता को दिखाती है। पहला, डेनियला ब्लैंको। डेनियला वेनेजुएला को बिलोंग करती है। डेनियला वेनेजुएला में होने वाले प्रोटेस्ट और हिंसाओं से परेशान होकर वहां से यूएस न्यूयॉर्क चली गई। डेनियला ने न्यूयॉर्क से केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की है और अब वो केमिकल इंडस्ट्री में रिसर्च जारी कर रही थी। उसने सोलर एनर्जी को यूज करके सिंथेटिक फाइबर नायलॉन को प्रोड्यूस करने की नई टेक्निक खोज निकाली। उसके इस खोज से सिंथेटिक फाइबर सस्ते में मार्केट में अवेलेबल हो सकता था और वर्ल्ड केमिकल रिएक्शन के हार्मफुल इफेक्ट से बचा रह सकता था। डेनियला ने कॉन्फिडेंटली इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। वो अंदर से बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी, लेकिन उसे अपनी रिसर्च के ऊपर पूरा भरोसा था। उसने कंट्री लेवल की पिच कंपटीशन को अपने कॉन्फिडेंस से जीत लिया। डेनियला बताती है कि उससे पहले कंपटीशन से बाहर आने वाली लड़की अपनी माँ के साथ थी। जब वो अपनी प्रेजेंटेशन के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकली तब वो बहुत खुश थी और सेटिस्फाइड थी। डेनियला को उस लड़की को देखने के बाद ये लगा कि अब उसका यहाँ पर कोई चांस नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो अपनी माँ को भी मिस कर रही थी। डेनियला ने अपने आप को अपनी प्रेजेंटेशन के लिए अंदर से पूरी तरह से तैयार किया। वो कहती है कि जब आप अंदर से नर्वस हो या आप डर रहे हो या आपके हाथ कांप रहे हो तब आप जजेस के सामने स्टेज पर अपनी नर्वसनेस को शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके लिए एक वीक पॉइंट बन जाएगा। उस वक्त सिर्फ आपको अपने प्रोजेक्ट और अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में महसूस करना चाहिए और फिर लगातार बिना रुके अपनी बात जजेस के सामने रखनी चाहिए। डेनियला का रिजल्ट आधे घंटे के बाद डिक्लेयर किया गया। जजेस ने रिजल्ट डिक्लेयर करते हुए बताया कि उन्हें डेनियला का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि डेनियला ने अपने प्रेजेंटेशन में लॉजिकली कैलकुलेटेड तरीके से अपने प्रोजेक्ट को समझाया था। जजेस आगे कहते हैं कि जिन्हें भी अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है उन्हें एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। उसमें उन्हें स्टेप 1, स्टेप 2 से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अगले स्टेप तक जाना होता है। डेनियला न्यूयॉर्क सिटी से इस कंपटीशन में आगे जाने के लिए सिलेक्ट कर ली गई। सेकेंड पार्टिसिपेंट, हेनरी ओयांगो। हेनरी नैरोबी की मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था। उसे बचपन से ही कंप्यूटर गेम्स खेलने का बहुत शौक था। उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग करना शुरू कर दिया। उसके इस काम में उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत सपोर्ट किया। जब हेनरी नैरोबी पढ़ने के लिए आया तब उसने पाया कि वहाँ पर एकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसे खुद को 2 दिन कहीं रहने की जगह नहीं मिल पाई। हेनरी ने इस प्रॉब्लम को देखकर ऑनलाइन हॉस्टल फैसिलिटी की शुरुआत की, जिससे आज चाहे वो लड़कियां हो या लड़के, रहने की उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो सभी ऑनलाइन चॉइस से रूम्स बुक करवा सकते हैं। हेनरी केन्या से पिच कंपटीशन को जीतकर मकाओ के फाइनल राउंड तक पहुंच गया। थर्ड स्टूडेंट, संतोष पांडे। संतोष काठमांडू को बिलोंग करता है। उसका आइडिया था कि जो लोग अपने घर को मिस करते हैं उन्हें उनके खास अवसर पर खुशियां दी जाए।
संतोष का मानना है कि नेपाल से बहुत सारे लोग बाहर नौकरी करने चले जाते हैं क्योंकि नेपाल में नौकरी के चांसेस बहुत कम है और उनके पीछे उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार और उनके परिवार वाले उन्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं। वो अपने नेपाल में रहने वाले अपने खास लोगों को बहुत ही खास तरीके से विश करके उन्हें खुश कर सकते हैं। फोर्थ स्टूडेंट एलोंड्रा टोलेंडो। एलोंड्रा ने 2017 में प्यूर्टो रिको में आए एक बहुत ही विनाशकारी तूफान मारिया के बाद एक ऐप डेवलप किया जिससे कि हियरिंग इम्पेयर्ड लोग डॉक्टर्स से आराम से कम्युनिकेट कर सकें। एलोंड्रा का कजिन सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो डेफ थे और डॉक्टर्स को अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पा रहे थे। एलोंड्रा का एप्लीकेशन डेवलपिंग के बाद उनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया। वो डॉक्टर से कम्युनिकेट करने में सक्सेसफुल रहे और अपनी इस एप्लीकेशन को लेकर एलोंड्रा ने प्यूर्टो रिको के पिच कंपटीशन को जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। फिफ्थ, जेसन हटजिकोस्तास। जेसन ग्रीस के थेसालोनिकी का एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसने एक ऐसा ऐप बनाया जो बच्चे के रोने को एक्सप्लेन कर सकता है। ये ऐप एक्सप्लेन कर सकता है कि बच्चे पेन में है या किसी और कारण से रो रहे हैं। उसने आई क्राई टू टॉक कंपनी को सेटअप किया और अब वो इस एप्लीकेशन के जरिए अपनी कंपनी को बहुत आगे तक ले जाना चाहता था, जिसके कारण उसने इस ग्लोबल एंटरप्रेन्योर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। जेसन बताता है कि बचपन से ही उसे सीरियसली नहीं लिया जाता था। बेबीज के बारे में जानने के लिए उसे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी, उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ा। जेसन के लिए ये सब करना बहुत आसान नहीं था। जेसन अपनी कंट्री के पिच कंपटीशन को जीतकर मकाओ के फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। डैनियला बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि मकाओ के फाइनल राउंड में उसकी मॉम उसके साथ जाने वाली थी। हेनरी, जो कि बहुत ही सिंपल रहा करता था, इतना सिंपल कि वो मीटिंग्स भी शॉर्ट्स में अटेंड किया करता था, उसकी गर्लफ्रेंड उसका मेकओवर करवाने ले जाती है ताकि वो मकाओ के फाइनल राउंड में प्रेजेंटेबल लगे। उन्हें लगता है कि प्रेजेंटेशन इस मोमेंट पर काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। एलोंड्रा की फैमिली डिनर पर इकट्ठे होती है। सभी उसे जीतने के लिए मोटिवेट करते हैं। हर बार संतोष सबको सरप्राइज करता है, लेकिन इस बार संतोष के दोस्त उसे सरप्राइज करते हैं। वो मानते हैं कि अभी तक संतोष ही सभी को सरप्राइज दिया करता था। जेसन का मानना है कि वो पार्टी तभी करेगा जब वो अपनी मेहनत से इस कंपटीशन को जीत लेगा। सभी पार्टिसिपेंट मकाओ पहुंच जाते हैं। सभी आने वाले कंपटीशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इन लोगों का फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। पहले दिन उन सभी का आपस में इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। इससे उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। मकाओ में 51 देशों से कॉम्पिटिटर्स आए हुए हैं, जिनमें सिर्फ 8 लड़कियां हैं। सभी बड़े बड़े सपने लेकर मकाओ आए हुए हैं। हेनरी भी मकाओ एयरपोर्ट पहुंच जाता है। ऑर्गेनाइजर्स को पता चलता है कि हेनरी को एयरपोर्ट से वापस केन्या डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि मकाओ के रूल्स के अनुसार वहां पहुंचने वालों के पास मिनिमम $5,000 होना जरूरी है, जबकि हेनरी के पास सिर्फ $2,000 ही मौजूद थे। हेनरी का कहना था कि उसकी ये ट्रिप पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड थी, इसीलिए उसका कैश कैरी करना मायने नहीं रखता, जबकि गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार मकाओ पहुंचने वाले लोगों की पॉकेट में मिनिमम 5,000 रहने चाहिए, क्योंकि लोग मकाओ ज्यादातर गैम्बलिंग के लिए आते हैं। ऑर्गेनाइजर्स गवर्नमेंट रूल्स के खिलाफ जाकर कुछ नहीं कर सकते थे। वो हेनरी की हेल्प करना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हेनरी ने एक वाइज डिसीजन लिया। उसने एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए और बीजिंग से मकाओ के लिए टिकट्स बुक करवा ली। वो आगे क्या होगा इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। सभी पार्टिसिपेंट्स अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अगले दिन सेमीफाइनल राउंड होने वाला है, जिसमें से 51 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 7 को ही सेलेक्ट होना है। जेसन का रूममेट प्रैक्टिस करते वक्त अपनी रटी हुई प्रेजेंटेशन दोहराता है। तब जेसन उसे समझाता है कि तुम दिल से फील करो और फिर बोलो। जब तुम अपने प्रोजेक्ट को अंदर से फील करोगे और अपनी प्रेजेंटेशन दोगे, तो जजेस को ऐसा लगेगा कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। दिल से निकलने वाली बात की फीलिंग ही अलग होती है। इधर ऑर्गेनाइजर्स ने हेनरी की प्रॉब्लम देखते हुए उसे लास्ट मिनट रजिस्ट्रेशन की परमिशन दे दी। एलोंड्रा बताती है कि उसकी रूममेट कह रही थी कि अपनी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी को पकड़कर एक और फेंक देना चाहिए, जिससे कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने की जगह बन जाए और खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, जिससे आप प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहो।
संतोष को मकाऊ के उस होटल में काम करने वाले बहुत सारे नेपाली दिखाई देते हैं। वो उन सभी से मिलता है और उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देता है। वहाँ मौजूद सभी नेपाली संतोष से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उसके प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट करते हैं। आखिरकार सेमीफाइनल का दिन आ जाता है। वहाँ पर 7 हॉल्स बने हुए हैं। सभी स्टूडेंट्स को उनका हॉल नंबर अलॉट कर दिया जाता है। हेनरी अभी तक ट्रैवल कर रहा है, साथ ही वो अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर भी काम कर रहा है और उसे मन ही मन दोहराता है। हेनरी जब मकाऊ एयरपोर्ट पहुंचता है तब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसे लगता है कि उसे पहचान लिया जाएगा और उसे दोबारा से मकाऊ से केन्या डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इमिग्रेशन काउंटर पर उसे मकाऊ के अंदर घुसने का परमिशन मिल जाता है। हेनरी गवर्नमेंट के रूल्स को देखकर हैरान रह जाता है। ऑर्गेनाइजर्स ने हेनरी को लेने के लिए एक टीम एयरपोर्ट भेजी हुई है और यहाँ होटल में उसके प्रेजेंटेशन में बहुत कम समय बचा हुआ है। हेनरी एयरपोर्ट पर ही प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो जाता है। इधर सभी स्टूडेंट्स के लिए माहौल बहुत ज़्यादा टेंस है। पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि आपको जजेस के सामने अपने फैक्ट्स रखने चाहिए। जजेस को लगना चाहिए कि आप जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं वो पूरा प्रोजेक्ट आपके दिमाग में पूरे स्टेप बाय स्टेप सेट है। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें आपके दिमाग में क्लियर हैं। आप जजेस के सामने हवा में बातें मत करें और उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिक वे में समझाएं। सभी सक्सेसफुली अपना प्रेजेंटेशन दे देते हैं। हेनरी भी ऑन टाइम अपना प्रेजेंटेशन दे देता है। सेमीफाइनल राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होता है और डेनियला इस राउंड को क्लियर कर लेती है। लेकिन हमारे बाकी स्टूडेंट्स जो कि इस डॉक्यूमेंट्री में है वो सेमीफाइनल में अपनी जगह नहीं बना पाते। वो सभी बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, लेकिन फिर वो नॉर्मल होकर सेमीफाइनलिस्ट को चीयर करने लग जाते हैं। फाइनल राउंड का दिन आ जाता है। डेनियला बहुत ज़्यादा नर्वस है। तभी उसे अपने एक फ्रेंड का लिखा हुआ मैसेज मिलता है। डेनियला का फ्रेंड चाहता है कि डेनियला सभी को अपने देश और अपने देश के लोगों के प्रॉब्लम के बारे में बताए। डेनियला क्योंकि वेनेजुएला को बिलोंग करती है, लेकिन उसे यूएस ने आगे बढ़ने का मौका दिया था। डेनियला इस मैसेज को पाकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है। डेनियला को उसके दोस्त के मैसेज ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाया। डेनियला अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से देती है। वो बहुत घबराई हुई है और उसे लगता है कि उसे और भी कुछ बताना था, लेकिन स्टेज पर जजेस को वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखती है। वो स्टेज पर आकर दोनों कंट्रीज और अपनी लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में जजेस को बहुत कॉन्फिडेंटली बताती है। फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है और डेनियला 7 फाइनलिस्ट को बीट करके GSEA 2019 का अवार्ड जीत लेती है। हेनरी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि डेनियला वेनेजुएला को बिलोंग करती थी। डेनियला को पूरे पिच कंपटीशन से ओवरऑल $400,000 मिलते हैं, जो कि उसकी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। वो अपनी कंपनी सिंथेटिक्स के लिए फुल टाइम एम्प्लॉय हायर कर लेती है। डेनियला की मॉम डेनियला के लिए बहुत खुश है। उनसे पूछने पर वो बताती हैं कि उन्हें डेनियला की प्रेजेंटेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, पर वो अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हैं। सभी के लिए तभी एक सरप्राइज अवार्ड अनाउंस होता है, एक इनोवेशन अवार्ड जिसे कि एलोंड्रा को दिया जाता है। एलोंड्रा को न्यूज़ पर हाईलाइट किया जाता है, जिसके थ्रू उसके प्रोजेक्ट को इंटरनेट के थ्रू बहुत इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। संतोष के प्रोजेक्ट को भी हाईलाइट मिल जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस तक अप्रोच करने लग जाते हैं। जैसन के आइडिया को भी नोटिस किया जाता है और उसे एक ग्लोबल कंपनी के इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। हेनरी इधर आकर अपने पुराने प्रोजेक्ट में फिर से जुट जाता है। वो अपनी कंट्री को आगे से आगे ले जाना चाहता है। ये मूवी हमको ये बताती है कि आपका आइडिया चाहे कैसा भी हो, अगर आपके अंदर दृढ़ विश्वास हो, साहस हो, तो भले ही आप प्राइज ना जीतें, लेकिन लोगों की निगाहों में आप आते हैं और लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं।